हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जनरली आपने देखा होगा मेरी वीडियो किसी लॉ सब्जेक्ट पर और लॉ के किसी टेक्निकल मैटर पर ही होती है, जो कि जनरली सभी लोगों के लिए इतनी यूज़फुल नहीं होती। बट ये वीडियो किसी लॉ के पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक पर नहीं है, लेकिन हाँ, कानून से इतर भी नहीं है, क्योंकि कानून से इतर ना तो हम हैं, ना तो आप हैं, ना ये समाज है, ना समाज के लोग हैं, ना सरकार है, ना जिला प्रशासन है, ना ही इस समाज की कोई संस्था है। सभी कानून के अंतर्गत हैं, कानून के दायरे में हैं। सरकारों का ये दायित्व है कि वे संविधान के अंतर्गत काम करें, क्योंकि सरकारें चुनी हुई हैं। डेमोक्रेसी है यहाँ पर। यहाँ कोई राजा और प्रजा नहीं है कि राजा ने जो आदेश पारित कर दिया और प्रजा उससे बाध्य है। हमने आपको इलेक्ट किया है और ये इलेक्ट आपको डेवलपमेंट के लिए किया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया है, हमारी सिक्योरिटी के लिए किया है, हमारी सेफ्टी के लिए किया है। तो अगर हाथरस जैसी हीनियस जो क्राइम हुआ, जो इतनी गंभीर घटना पर अगर सरकार का रवैया, सरकार का आदेश इस प्रकार होगा तो प्रश्न पूछना बनता है। सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, प्रश्न पूछना बनता है और प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने ये सरकार हमारी सेफ्टी के लिए चुनी है। हमने ये सरकार मनमानेपन के लिए नहीं चुनी है। आर्बिट्ररीनेस नहीं होनी चाहिए। जहां भी आर्बिट्ररीनेस होगी, जहां भी मनमानापन होगा, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा, वहां पर संविधान की गरिमाओं को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अब ये बात क्यों उठती है? ये जो हाथरस की घटना हुई, अगर इससे लगभग सभी लोगों का मन विचलित हुआ, मेरा भी हुआ, इसलिए ये वीडियो है, आपका भी हुआ, इसलिए आप सुन रहे हैं। लेकिन जिन भी लोगों का मन विचलित नहीं हुआ, निश्चित रूप से उनकी मानवता मर चुकी है। और इसके दो कारण हो सकते हैं। इस घटना से मन विचलित हुआ और इस घटना पर जिला प्रशासन का, सरकार का जो रवैया था उससे मन विचलित हुआ। दो प्रश्न हैं इसमें। कुछ लोगों का मन तो केवल इस घटना से ही विचलित हुआ होगा, लेकिन सरकार के रवैया से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है पुलिस प्रशासन ने जो किया वो ठीक किया। या तो आपका मन विचलित नहीं हुआ या सरकार का रवैया आपको ठीक लगा। अगर ऐसा है तो दोनों ही जगह आप गलत हैं, क्योंकि घटना जितनी गंभीर, 14 सितंबर को इस बच्ची को कुछ लोग जबरन उठा ले जाते हैं फोर्सफुली, उसके साथ गैंग रेप जैसी हीनियस क्राइम होता है, और उसके बाद इतने के बावजूद भी उसको बहुत ग्रीवियस हर्ट्स की जाती हैं। ग्रीवियस हर्ट मतलब गंभीर चोटें, रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, उसके मुंह से भी खून आना। ये उसकी माँ के बयान है कि जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था, उसके मुंह से भी खून आ रहा था। तो ये घटना ही अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाली है। और इस घटना के बाद 15 दिन तक उस बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ। 15 दिन बाद लगभग 27 सितंबर को जब हम लोग स्टेटस लगा रहे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, डॉटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो किसी की बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी। और फाइनली 29 सितंबर को उस बच्ची की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद का जो काम है, देखिए, रेप होना ये एक क्रिमिनल एक्ट, ये ऑफेंस, और उसके बाद जो जिला प्रशासन का, सरकार का रवैया, 29 सितंबर को उसकी डेथ होने के बाद उसकी डेड बॉडी को लाया जाता है। डेड बॉडी को लाने के बाद उसको जो अंतिम संस्कार किया जाता है, वो अंतिम संस्कार मनमाने तौर पर कर देना, आपका मन इसलिए विचलित होना चाहिए कि ये सरकार का अधिकार कहाँ तक था। क्या जिला प्रशासन को, क्या पुलिस को यह अधिकार था कि उसका परिवार होने के बावजूद भी वो स्वयं अंतिम संस्कार करें? क्या अंतिम संस्कार में उन्होंने उन सभी रीति रिवाजों को देखा जो कि उस समाज में चलते हैं, उनके धार्मिक रीति रिवाज जो हैं उनके हिसाब से क्या संस्कार हुआ? और अगर नहीं हुआ तो क्या ये असंवैधानिक नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? क्या ये राज्य का मनमानापन नहीं है?
ये बिल्कुल असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 एक आर्टिकल 21 है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक, उनके साथ गलत हुआ, आर्टिकल 21 वॉयलेट हुआ। एक तो एक जगह जहां पर उन क्रिमिनल्स ने उसके साथ रेप किया और एक जो भी इंजरीज हुई उनकी वजह से उस बच्ची की डेथ हो जाती है। पहला अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 उन्होंने वॉयलेट किया। दूसरा आर्टिकल 21 किसने वॉयलेट किया? देखिए, अगर आप लोग ने आर्टिकल 21 देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब केवल इट्स नॉट मियरली ब्रीदिंग। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विद डिग्निटी है। सांसें खत्म होने के बाद भी आपके शरीर से आपके शरीर का अंतिम संस्कार किस तरह होना चाहिए, यह 21 में ही आता है। तो राज्य ने जिस हिसाब से उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया, क्या ये जो फंडामेंटल राइट है 21 में, क्या राज्य ने इस फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं किया? एक तो वॉयलेशन उन क्रिमिनल्स ने किया और दूसरा राज्य ने किया। कैसे? जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार, क्योंकि ये घटना हाथरस की है और मैं बदायूं से बिलोंग करती हूं और मुझे पता है कुछ ऐसा भी नहीं है कि हाथरस में कोई नए नियम कानून है। जहां तक मेरी जानकारी है, हिंदू रीति रिवाज या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वैसे ये सब जगह प्रेवलेंट है, लेकिन क्योंकि ये घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है और बहुत नज़दीक से मैंने उस एरिया को देखा है, सूर्य अस्त और सूर्य उदय से पहले, सूर्य अस्त और सूर्य उदय के बीच का जो समय है, मतलब रात्रि का समय, इस बीच में अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज में नहीं किए जाते। कोई भी नहीं करता। इन केस अगर होता भी है तो आप लोगों ने देखा होगा सुबह तक का इंतजार किया जाता है, सूर्योदय होने पर ही अंतिम संस्कार किया जाता है। इस घटना में पहला तो आर्टिकल 25 भी एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है जो रिलीजियस राइट्स देता है, फंडामेंटल राइट। हमें अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी रीति रिवाज हैं उन्हें प्रैक्टिस करने का हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इस परिवार का भी ये मूलभूत अधिकार था कि वे अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार अपनी रीति रिवाज से करते। आपने 25 भी वॉयलेट किया, आपने उनका संस्कार उनके रीति रिवाज से ना करा के रात्रि में 12 बजे के बाद आपने वो अंतिम संस्कार किया। पहली चीज, आर्टिकल 25 भी वॉयलेट हुआ। आर्टिकल 21 कैसे वॉयलेट हुआ? अंतिम संस्कार करने का भी तरीका है हिंदू रीति रिवाज में। जो अंतिम संस्कार करने का तरीका, अगर कोई अनमैरिड अविवाहित लड़की है तो उसके पिता या उसके भाई उसको मुखाग्नि देते हैं, नहीं भी हैं तो उनके परिवार का ही कोई सदस्य देगा। उनके परिवार के मौजूद होने के बावजूद उनका अंतिम संस्कार पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, ये भी गलती सरकार के पार्ट पर। तीसरा, हिंदू रीति रिवाज में आप लोगों ने देखा होगा जब किसी का भी अंतिम संस्कार किया जाता है तो बहुत शुद्ध तरीके से किया जाता है। उसको नहलाना धुलाना, देशी घी का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। मुझे बहुत डिटेल में जानकारी नहीं, लेकिन इतना तो निश्चित रूप से है कि देशी घी का इस्तेमाल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी मैंने न्यूज़ चैनल में देखा उसमें जिस कैन का इस्तेमाल हुआ उसको देख के लगता है या तो वो पेट्रोल है या तो वो मिट्टी का तेल है। तो क्या आपकी नज़र में, आपकी मतलब सरकार की नज़र में, उस बच्ची जिसके साथ इतना घिनौना अपराध हुआ उसका अंतिम संस्कार इस तरीके से होना चाहिए था? क्या वो लावारिस थी? क्या उसका परिवार नहीं था? किस अधिकार से पुलिस प्रशासन ने अंतिम संस्कार किया? अब देखिए, यहां पर एक प्रश्न और, कुछ लोगों की नज़र में पुलिस प्रशासन गलत है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि पुलिस प्रशासन इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। वो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट करती है थ्रू पुलिस। पुलिस के द्वारा ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। इस तरीके की घटना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। पुलिस को पता था ये मैटर किस तरीके का है। ऐसी घटना रातों रात
उस बच्ची का अंतिम संस्कार खुद कर देना, ये पुलिस प्रशासन का खुद का डिसीजन नहीं हो सकता। अब जिला प्रशासन, वहां के जो डीएम होंगे, उनका भी क्या ये खुद का ऑर्डर था, ये भी प्रश्न है। तो ये उनका खुद का ऑर्डर नहीं हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के बिना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं से तो ये आदेश मिला, अपने आप से उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। तो ये प्रश्न, दूसरे प्रश्न ये उठता है कि अगर इनको ऐसा आदेश मिला भी, तो जिला स्तर पर जो भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर इस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की जो भी जिम्मेदारी होती है उनकी होती है, और उनको जवाब देना भी होता है। तो क्या कोई अधिकारी ऐसा था जिसको लगा हो, जिसके अंदर थोड़ी भी मानवता हो, जो सरकार के इस आदेश को मना कर सकता था? लेकिन किसी ने ऐसे आदेश को मना नहीं किया और रातों रात उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया। तो ये आर्टिकल 21 का भी वॉयलेशन है और आर्टिकल 25 का भी वॉयलेशन है। रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हो ही नहीं पाया, और इंडियन पीनल कोड में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं। तो इन्होंने ये कृत्य, उन जो भी अपराधी थे उन्होंने तो अपराध किया ही है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट का भी ये एक असंवैधानिक कार्य है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन है सीधे तरीके से। तो यहां पर, क्योंकि अगर आप देखिए, इसको डिवाइड करिए, एक एक्ट तो क्रिमिनल का है और दूसरा एक्ट स्टेट का है। क्रिमिनल्स ने तो आर्टिकल 21 वॉयलेट किया ही, रेप किया, उसके साथ मारपीट की, और उसके बाद जो स्टेट ने किया, क्या वो कम है? स्टेट ने जो किया उनके परिवार के साथ, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा, हाथरस के जो सांसद हैं, हाथरस के सांसद का कहना कि क्योंकि ये बच्ची शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती है और हम भी सांसद इसी शेड्यूल कास्ट के हैं, ये हमारी बच्ची है। मैं ये प्रश्न पूछती हूँ, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कितना लगता है कि अगर ये सांसद की बेटी होती तो क्या ये शर्मसार करने वाली घटना होती? या अभी तक इतिहास में किसी सांसद या मंत्री की बेटी के साथ आपने इस तरीके की घटना होते देखी है? नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। और अगर ये सांसद जी की बेटी वास्तविक रूप में अगर ये सांसद जी की बेटी होती तो क्या ये अंतिम संस्कार इस प्रकार हुआ होता? आपके इन प्रश्नों का आंसर आप सबको खुद ही पता है, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर एक और देखिए, पूरे स्टेट का जो रोल है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे उनके जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस, ये स्टेट का ही भाग है। तो आदेश तो स्टेट का ही है, स्टेट इससे मुकर नहीं सकता, सरकारें इससे भाग नहीं सकती कि ये काम उनकी सहमति से किया है। क्योंकि आप न्यूज़ चैनल देखिए, उनकी सहमति से तो ये काम नहीं है। कोई भी पिता, कोई भी माँ इस बात की सहमति कतई नहीं देंगी कि उनकी बच्ची का अंतिम संस्कार कोई वो पुलिस वाले करें जिनको वो जानती भी नहीं, और उसमें केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल हो, ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। और जो उनकी रीति रिवाज में है ही नहीं, आधी रात में अंतिम संस्कार करना, ये वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब राज्य का, हमने जिला प्रशासन का रोल देख लिया, संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत निंदनीय है, बहुत ही गलत है। हमने जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन का भी रोल देखा, वो भी बहुत संतोषजनक नहीं है। आप न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि किस तरीके से उनके माता पिता के साथ व्यवहार करना, बात करना, धक्का मुक्की करना, ये भी बहुत खराब है। वो लड़की, आपको पता होना चाहिए, वो विक्टिम थी, वो कोई अपराधी नहीं थी, वो कोई टेररिस्ट नहीं थी जिसके लिए इतनी पुलिस फोर्स लाके उसका अंतिम संस्कार किया गया। वो तो विक्टिम थी। स्टेट को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, स्टेट को उनकी फैमिली के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। जो बेसिक उसका मूलभूत अधिकार, आपके राज्य में उसको सुरक्षा भी नहीं मिली, और साथ साथ उसके मरने के बाद उसके शरीर के साथ भी आपने वो किया जो कि नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, राज्य सरकार। देखिए, आप इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग इस सरकार के समर्थक हो सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है
कि एक सरकार आना, बहुत सारे उसके समर्थक होना और बहुत सारे उसके आलोचक होना। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी सरकार की खिलाफ या उसकी नीतियों के खिलाफ नहीं हूं और आपको भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी भी सरकार का समर्थन करते हैं तो आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि उस सरकार की जो खराब नीतियां हैं, जो सरकार के गलत कार्य हैं, आप उनके पीछे आवाज उठाएं। आज आप आवाज नहीं उठाएंगे, कल आपकी आवाज को दबाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये गलत है, कैसे? आजकल एक प्रचलन चल गया है ट्वीट का। प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं, चीफ मिनिस्टर ट्वीट करते हैं, तमाम तरीके की राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज ट्वीट करते हैं। क्या आप इस ट्वीट से सेटिस्फाइड हैं? अगर इस जगह आपकी बेटी होती, आपकी सिस्टर होती, आपकी वाइफ होती, तो क्या आप सेटिस्फाइड होते? अभी आप सेटिस्फाइड हैं? आपने देख लिया चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आ गया, कॉम्पनसेशन दे देंगे, फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट जॉब दे देंगे। क्या इस बच्ची के साथ जो क्राइम हुआ ये उसका कॉम्पनसेशन है? क्या आप किसी भी बच्ची के साथ जो अपराध हो गया और आपने जिस तरीके का उसके बाद ट्रीटमेंट किया, क्या ये सही है? और उसके बदले में आपने दिया क्या? आपने एक ट्वीट किया। ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करने के बाद चीफ मिनिस्टर ने उनके परिवार के साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली, मामला समाप्त हो गया। क्या आपको नहीं लगता इस जगह चीफ मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर जा सकते थे? नहीं, कोरोना, कोविड-19 इज देयर ना, कोविड-19 है, जा ही नहीं सकते। या फिर आपको लग रहा होगा नहीं, सरकार के और भी बहुत सारे काम हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि गवर्नमेंट, मतलब हमारे चीफ मिनिस्टर हर जगह पहुंचे। लेकिन अगर आपको याद हो तो अभी हाल फिलहाल में ही अयोध्या राम जन्मभूमि है ना, इस जगह तो चीफ मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे, इस जगह प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे, इस जगह बहुत सारे धर्मगुरु भी प्रेजेंट थे। तो अगर ये वहां पहुंच सकते हैं तो क्या इस जगह पहुंचना उन्होंने उचित नहीं समझा? क्या इस जगह उन्हें नहीं जाना चाहिए था? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये घटना उनकी नज़र में इतनी बड़ी नहीं। आपकी और हम सबका ये दायित्व है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, हाथरस की घटना निर्भया की घटना से बिल्कुल भी कम नहीं। घटना जब दिल्ली में हुई, बहुत लोगों के अंदर आक्रोश था। क्या हुआ? क्या इस तरीके की घटनाएं होना बंद हो गई? हाथरस की घटना हुई, तुरंत बलरामपुर घटना, और पता नहीं कितनी घटनाएं आपको, हमको, हम लोग देखे डेली न्यूज़पेपर में इस तरीके की घटनाओं को देख रहे हैं। आपको देखना है कि इनके पीछे का कारण क्या। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम स्टेट के भरोसे नहीं बैठ सकते। ये हमारी, आपकी, ये युवा वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको दिखता है इस ऐसी मेंटेलिटी के लोग, आज से, अभी से आपकी फेसबुक प्रोफाइल में अगर इस मेंटेलिटी के लोग हैं, आपको कैसे पता करना है? बहुत आसान है। आप उनको देखिए वो किस तरीके के कमेंट करते हैं, किस तरीके की उनकी प्रोफाइल है, आपको आइडिया लग जाएगा इनकी मेंटेलिटी क्या है। ऐसे लोगों को बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए, अपनी फ्रेंड सर्कल से ऐसे लोगों को बायकॉट कर देना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम इट्स माय रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स से, क्योंकि हमने सरकार को देख लिया, सरकारें कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ऐसा है ही नहीं कि एक कोई ऐसी सरकार आ गई हो और इस तरीके का ऑफेंस होना बंद हो गए हो। लेकिन निश्चित रूप से सरकार का जो एक्शन है वो मैंने आपको बताया, कि एक पॉइंट पे बताया कि सरकार ने किस तरीके से गलत किया है। यहाँ पर उन अपराधियों ने तो किया ही, फांसी होने के बावजूद भी इस तरीके के क्राइम बंद नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण कभी आपको लगा है क्या है? इसके पीछे का कारण है वैल्यू एजुकेशन। इसके पीछे का कारण हर जितने भी, चाहे कम्युनल राइट्स हो, चाहे इस तरीके की घटनाएं हो, पहला कारण तो एजुकेशन। आप अपनी लड़कियों को एजुकेशन दें। हर व्यक्ति अपने बच्चों के अंदर, स्पेशली जो लड़के हैं, उनको ये शिक्षा दें कि लड़कियों को देखने का नजरिया क्या है। शायद इससे कुछ फर्क पड़े। और वैल्यू एजुकेशन बहुत जरूरी है। लड़कियों को शिक्षा दें। लड़कियों के लिए राजकुमार, आप अपनी लड़कियों को प्लीज राजकुमारी ना बनाएं, क्योंकि राजकुमार ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप अपनी राजकुमारियों को बचा के रख लें, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरीके की घटनाएं होती हैं, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ से काम नहीं चलेगा। हमें खुद इनिशिएटिव लेना होगा,
हर कोई अपनी लड़कियों को, और जो भी लड़कियां हैं, आप खुद इंडिपेंडेंट होइए, खुद शिक्षा लीजिए। जब शिक्षित होंगी तो हो सकता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिक्षा का अभाव यहाँ पर आ जाता है। चाहे वो लड़के हों, अशिक्षा है उनके अंदर। एक शिक्षित व्यक्ति करने से पहले, कुछ भी करने से पहले वो 10 बार सोचता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जिला प्रशासन और राज्य सरकारें अपने दायित्व को समझें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझें। रूल ऑफ लॉ है, ईच एंड एवरी पर्सन इज बाउंड बाय लॉ। सरकारें भी, चाहे मेजॉरिटी हो चाहे कोलिजन गवर्नमेंट हो, आप केंद्र में भी आप, राज्य में भी आप, तो आप मनमानापन करेंगी। रातों रात आपने, एक प्रश्न और, आपको नहीं लगता 15 दिन बीत गए, अपराधी तो, क्रिमिनल्स तो अरेस्ट हो गए, लेकिन अभी इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ। जबकि अगर आप लोग को विकास दुबे का मैटर याद हो, तो विकास दुबे का एनकाउंटर कितनी जल्दी कर दिया गया। कभी किसी रेप का जो अपराधी होता है, कभी इन रेप के मैटर्स में एनकाउंटर क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते इनमें एनकाउंटर। जिस तरह विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, आई होप कि इसमें भी ऐसा ही कुछ एनकाउंटर हो जाए। बहुत, देखिए, एनकाउंटर, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आई शुड नॉट प्रमोट एनकाउंटर, लेकिन एक्चुअली जो एनकाउंटर है ना, एनकाउंटर तो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, जहां पर सामने से आपके ऊपर अटैक हो गया और पुलिस वालों के पास कुछ नहीं है, उन्होंने प्राइवेट डिफेंस में गोली चला दी, ये है एनकाउंटर। तो शायद कभी ऐसा हो जाए कि कोई रेप का जो, जिसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, जो क्रिमिनल है, कभी शायद उसमें भी एनकाउंटर हो जाए। तो स्टेट का रोल हम देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन का रोल हम देख रहे हैं, लेकिन हम सबको आगे बढ़कर इस पर काम करना होगा। हमें अपने घरों से शुरुआत करनी होगी। अपनी लड़कियों को राजकुमारी मत बनाइए, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाइए। और सबसे बड़ी बात, लड़कियों के साथ साथ अगर हर घर में अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, तो शायद, क्योंकि संस्कार, जो व्यक्ति के संस्कार होते हैं, वो उसकी पर्सनालिटी में आते ही आते हैं। उसकी पर्सनालिटी संस्कारों से ही बनी है। तो अगर आप अपने बेटों को जो संस्कार देंगे और शिक्षा जैसे लोगों के साथ वो रहेगा, वो उसी तरह बनेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस तरीके की चीज़ें आगे ना बढ़ें। हर व्यक्ति अपने घर से एक अच्छी शुरुआत करे, अपनी बेटी और बेटों में फ़र्क ना करे, और पूरी कोशिश करे अपनी बेटियों को सक्षम बनाने की। थैंक यू।